मिनिमम फेलिंग पाथ सम लीड कोड का क्वेश्चन है। आओ सबसे पहले बढ़ते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो वी आर गिवन एन n क्रॉस n मैट्रिक्स। अपन को एक n क्रॉस n की 2D अरे दे के रखी है और अपन को उसका फॉलिंग पाथ देना है ना। तो अपन को उसका फॉलिंग पाथ देना है। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं फॉलिंग पाथ की डेफिनेशन क्या होती है। फॉलिंग पाथ की डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसा पाथ जिसका हर कॉन्सिक्यूटिव नोड, जैसे लेट्स से कि ये वाली रो में मैं 1 पे हूँ, है ना, फर्स्ट रो में 1 पे हूँ, तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट या तो 6 हो सकता है या 5 हो सकता है या 4 हो सकता है। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट 3 एलिमेंट में से एक हो सकता है, लेफ्ट वाला, राइट वाला या जस्ट नीचे वाला। तीनों एलिमेंट नीचे के होने चाहिए। तो मैं 0th रो में हूँ तो मेरे पास 2 के लिए 2 ऑप्शन है, 6 और 5। सिमिलरली 1 के लिए 2 ऑप्शन, 1 के लिए 3 ऑप्शन है, 6 5 4। 3 के लिए 2 ऑप्शन है, 5 4। 3 के लिए 2 ऑप्शन क्यों है, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड पे कोई है ही नहीं एलिमेंट, है ना। ऑल्सो फॉलिंग पाथ वो होता है जो स्टार्ट होता है फर्स्ट रो से और एंड होता है लास्ट रो में, है ना। तो अपन को ये सम निकालना है टोटल जितने भी फॉलिंग पाथ बन रहे होंगे। अभी अपन उनके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से फॉलिंग पाथ बन रहे होंगे। अपन को उन सारे फॉलिंग पाथ में से जो सा भी फॉलिंग पाथ का सम मिनिमम है अपन को वो रिटर्न करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तो लेट्स से अपन को दे के रखा है ये मैट्रिक्स, है ना। आई होप सो ये विजिबल है अच्छे से। ओके ओके, ऑलराइट। सो लेट्स से अपन को ये मैट्रिक्स दे के रखा है ना। तो अब इसमें फॉलिंग पाथ क्या होगा। फॉलिंग पाथ बेसिकली सबसे पहले अपने पास तो 2 के पास 2 ऑप्शन है, 6 होगा या 5 होगा। अब 6 के पास भी 2 ऑप्शन है, 7 होगा या 8 होगा। तो इसके फॉलिंग पाथ क्या क्या बन सकते हैं, एक बन सकता है 2 6 7, एक बन सकता है 2 6 5। अब 5 के पास भी 3 ऑप्शन है 2 6 5, सॉरी 2 5 5 के पास 2 ऑप्शन है, वो क्या क्या है 2 2 5 7, 2 5 8 और तो 5 के पास 2 5 9 भी ऑप्शन है। ये कुछ फॉलिंग पाथ है, जैसे 2 6 8 भी एक फॉलिंग पाथ था। तो ऐसे बहुत सारे अपने फॉलिंग पाथ्स बनेंगे। अब देखोगे 2 6 7 है, 2 5 7 है, 2 5 9 है, ऐसे करके बहुत सारे फॉलिंग पाथ बन रहे हैं। और अब बात ये है कि अपन अपने पास इन सब फॉलिंग पाथ का होना चाहिए सम, और अपन को निकालना है उनमें से मिनिमम। अपन को उनने ये नहीं बोला है कि उन सब फॉलिंग पाथ का अपने पास सम होना चाहिए, बट अपन को ये जरूर बोला है कि अपन को उन सब में से मिनिमम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं एक बार सॉल्व करके कि कैसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक ऑप्शन तो ये होगा अपने पास कि सारे के सारे फॉलिंग पाथ निकाल लो, सारे के सारे फॉलिंग पाथ निकाल लो। वो अपन रिकर्शन के थ्रू इजीली कर सकते हैं। वो कैसे, अगर अपन रिकर्शन से करते हैं तो ये अपना सोल्यूशन आता है उस केस में। तो उस केस में अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन रिकर्शन वाला कोड समझ लेते हैं, है ना, फिर अपन बढ़ते आगे। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ना, जो फर्स्ट रो है, ठीक है, अपने पास जो भी है ना, जो भी है उसकी होगी अपने पास फर्स्ट रो, है ना। तो फर्स्ट रो से हमेशा स्टार्ट हो रहा होगा अपना फॉलिंग पाथ, फर्स्ट रो से हमेशा स्टार्ट हो रहा होगा अपना फॉलिंग पाथ। अब फर्स्ट रो में से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है इन सब एलिमेंट्स में। अब जैसे इस एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है, इस एलिमेंट के पास 3 ऑप्शन है, इस एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है ना। ऐसे ऐसे करके जब भी मैं लेट्स से अब मैं आ गया हूँ 7 पे, मैं आ गया हूँ लास्ट रो पे। अब लास्ट रो से मैंने फिर कर दिए कॉल, है ना, फिर मैंने इधर उधर कॉल कर दिए लास्ट रो से। तो अब अगर मैं लास्ट रो के नीचे कॉल कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं मेरे आंसर तक पहुँच गया हूँ। अब मुझे मेरे आंसर को रिटर्न कर देना चालू कर देना चाहिए, मुझे और नीचे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है ना। ऑल्सो अगर मैं गलती से इस साइड नहीं जाना है, मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि मुझे गलती से भी इस साइड नहीं जाना है ना। इस साइड क्यों नहीं जाना है, क्योंकि मैं नीचे जाना चाहता हूँ ना। अगर मैं इस साइड चले गया और मैंने गलती से, लेट्स से कि मैं हूँ एलिमेंट नंबर 2 पे और मैंने इस साइड चले गया, मैं गलती से 2 के नीचे जाने की जगह 2 के इस साइड चले गया मैं, और यहाँ पे मैंने सोच दिया कि कुछ भी नहीं मिला तो मैं वापस से रिटर्न 2 कर देता हूँ, तो ये तो मिनिमम आ जाएगा। मेरे पास सम आया ही नहीं, मेरे पास एक पाथ आया ही नहीं, और हर पर्टिकुलर पाथ में से अपना आंसर 2 मिनिमम ही होगा। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, अपन को एक चेक लगाना है कि ना अगर वो कभी भी
अपने पास बेसिकली हमेशा 3 ऑप्शंस रहेंगे या 4 ऑप्शंस रहेंगे। मैं या तो हमेशा मेरे ग्रिड के अंदर रहूँगा, या मैं जाऊँगा मेरे ग्रिड के लेफ्ट में, या मैं जाऊँगा मेरे ग्रिड के राइट में, या मैं जाऊँगा मेरे ग्रिड के नीचे। तो जब भी मैं मेरे ग्रिड के नीचे जा रहा हूँ ना, तब मेरे को मेरा आंसर रिटर्न करना है ना, आंसर रिटर्न करना है जो मैं अभी तक सम स्टोर करते गया हूँ। अपन को करना है, अपन को एक पाथ में ट्रैवल करना है जो अपना करेक्ट पाथ होगा। ऑल्सो ट्रैवल करते करते अपन को सम को स्टोर करते जाना है। और जब भी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मतलब कि मैंने पूरा मेरा मैट्रिक्स कवर कर लिया है ना, क्योंकि दिस वुड बी रो इक्वल्स टू एन, मतलब कि मैंने मेरी सारी की सारी रोज देख ली है। ये रो इक्वल्स टू 0 है, रो इक्वल्स टू 1 है, रो इक्वल्स टू 2 है, और ये रो इक्वल्स टू n है ना। तो जब भी मैं रो इक्वल्स टू n पे पहुंच गया, मतलब मैंने मेरे सारे की सारे रोज कवर कर लिए। अब मेरे पास मेरा आंसर होगा। अब मेरे को उन सब आंसर्स में से, जैसे अब ये तीनों के पास कुछ ना कुछ एक आंसर होगा, उन सब आंसर्स में से मेरे को एक मिनिमम आंसर सेलेक्ट करना है, मुझे उसको रिटर्न करना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। जब भी मैं राइट साइड जाऊँगा, मेरा आंसर यहाँ से आना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से इन्फाइनाइट रिटर्न कर रहा हूँ कि इन्फाइनाइट अब मिनिमम में से कभी भी इन्फाइनाइट मिनिमम नहीं होगा। दैट्स वाई मैं इस साइड से इन्फाइनाइट रिटर्न कर रहा हूँ। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड से भी मैं इन्फाइनाइट रिटर्न कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अपन इसको रिकर्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो रिकर्शन से सॉल्व करने का ये तरीका है, कि लेट्स से मैं एक पर्टिकुलर नोड 5 पे हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मिनिमम ऑफ ये या ये जो भी मिनिमम इन तीनों में से सम आएगा वो प्लस मैं खुद को रिटर्न कर दूंगा, अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 को 3 लोग कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे पूछा हूँ तो 5 को 3 लोग कॉल करेंगे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने मिनिमम रिटर्न कर दिया है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 ने कॉल किया होता, तो 2 अब सिलेक्ट करता कि मुझे ये चाहिए कि ये चाहिए मिनिमम। ठीक है, बट मेन पॉइंट ये है कि अपन को क्या करना है, अपन को हर एक पर्टिकुलर नोड पे मिनिमम ऑफ नीचे से जो आंसर आ रहे हैं वो उसको ऊपर रिटर्न करना है ना। अब ऊपर वाले ने भी सेम काम क्या होगा, मिनिमम ऑफ नीचे के, है ना। ऐसे करते करते चेंज चलते अपने पास टॉप में जिसने भी कॉल किया है उसके पास सारे के सारे मिनिमम आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा ना, इस पर्टिकुलर केस में ये तो 3x3 का केस है, इसलिए काफ़ी ईजी दिख रहा होगा कि यार यहाँ से तो तीनों कॉल हो गए, है ना। बट जब भी 4x4 का मैट्रिक्स आएगा या और बड़ा मैट्रिक्स आएगा, लेट्स से अपन एक बना लेते हैं 4x4 का मैट्रिक्स। ठीक है, 4x4 का मैट्रिक्स, है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ से 3 कॉल जाएंगे, 1 2 3, है ना। ये चौथी रो कवर नहीं होगी, क्योंकि इस केस में तो अपन को डायरेक्टली लिख रहा था कि 1 ने सारी की सारी रोज कवर कर ली है। बट 4x4 के मैट्रिक्स में या इससे बड़े मैट्रिक्स में ऐसे केस नहीं होते, है ना। सिर्फ एक पर्टिकुलर नोड 3 जगह ही जा सकता है, या तो डायगोनली या डाउनवर्ड्स। ठीक है, डायगोनली लेफ्ट डाउनवर्ड्स, डायगोनली राइट डाउनवर्ड्स, या जस्ट डाउनवर्ड्स। ये 3 ऑप्शन रहते हैं हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के पास। ठीक है, ऐसे करते करते क्या होगा, ऊपर के जितने भी नोड्स हैं हमेशा उनके पास आंसर आ जाएगा मिनिमम। ऊपर के हर नोड एक कॉल करेगा नीचे के लिए, कॉल करेगा नीचे के लिए, और उनके पास आंसर आ जाएंगे मिनिमम। अपन को इन सारे नोड्स के पास जो आंसर आए हैं अपने रिकर्शन के थ्रू अपन को करना है वो रिटर्न। इसका अपन कोड समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऊपर का हर नोड एक कॉल करेगा कि मेरे नीचे से क्या आंसर आ रहा है, मेरे नीचे से क्या आंसर आ रहा है, मुझे लाके दो, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक कॉल 2 ने क्या होगा, इधर और इधर, राइट। एक कॉल 2 ने क्या होगा, इधर। सिमिलरली एक कॉल 1 ने क्या होगा, ये 3 जगह पे। सिमिलरली एक कॉल 3 ने क्या होगा, ये 2 जगह पे। अब इन तीनों में से जिसका भी टोटल पाथ का सम मिनिमम आ रहा होगा वो मैं कर दूंगा रिटर्न, है ना, मेन फंक्शन में से। सिंपल एज दैट। अब अपन इसको रिकर्शन से देखते हैं। ओके, तो रिकर्शन में सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, मैंने आंसर को मैक्सिमम रख दिया, क्योंकि अपन को निकालना है मिनिमम निकालने के लिए अपन हमेशा आंसर को रखते हैं मैक्सिमम। ओके, ठीक है। सबसे पहले फिर यहाँ पे मैंने ले लिया साइज, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये रो और रो में से मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जो अपना रिकर्सिव फंक्शन है, क्योंकि मुझे ऊपर के हर एक पर्टिकुलर नोड के लिए मुझे एक फंक्शन कॉल करना है, या 2 या 3 कितने भी हो, मुझे फंक्शन कॉल करना है ना। तो मैंने क्या किया है, अभी के लिए ऊपर के सारे नोड्स को कॉल कर दिया है। वो नोड्स नीचे का कॉल जो करना है वो रिकर्शन में समझेंगे, बट मैंने क्या किया है, मैंने इन सारे के सारे नोड्स को कॉल कर दिया है। और ये जो नोड्स है अपने जो टॉप लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे या 0th लेवल पे जो नोड्स है, वो जो अपन को आंसर ला के देंगे, हर एक पर्टिकुलर में से अपन निकालेंगे, और जो आंसर आ रहे हैं उनमें से अपन निकालेंगे मिनिमम, और वो कर देंगे अपन रिटर्न। तो यहाँ पे अपन सिंपली आंसर को अपडेट करते जा रहे हैं आंसर से, और जो भी कॉल हुआ है उससे,
है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा अपना 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 ऐसे करके अप टिल 0,n-1 तक अपन ने करे है कॉल। ये 0 और ये i, बस इन दोनों पे ध्यान देना है अपन को, ठीक है, 0 और i। अब अपन समझते हैं अपने रिकर्सिव फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अपन ने क्या दिया है, अपन ने दिया है एक रो, अपन ने दिया है कॉलम, सिंपल। उसके अंदर अपन ने दिया है सम क्या है, अभी तक मेरा जो पाथ बन रहा है, अभी तक मेरा क्या सम है, मुझे वो चाहिए, मतलब मुझसे पहले वाले नोड तक क्या क्या सम है मुझे वो दे दो, ठीक है, ताकि मैं खुद को भी ऐड कर सकूं और नीचे भेज सकूं। ये चीज़ है अपना सम। और ऑलराइट, इसके अंदर अपना वेक्टर मैट्रिक्स जो अपन को दे रखा है, इससे ही इसी से अपन को नोट्स मिलेंगे, उसको अपन अपने सम में ऐड करेंगे, और ये हो गया इसका साइज। अब ये मैंने पहले से ही भेज रखा है, बार बार मैं नहीं निकालना चाहता हूँ ये n = ये लिख के, इसलिए जब मैंने यहाँ पे निकाल दिया मैंने सिंपली इसको ऊपर भी भेज दिया है। ऑलराइट, ठीक है। अब सबसे पहले तो ना, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस केस में जब मैंने बताया था कि जब भी मैं इसके नीचे जाऊँगा मुझे रिटर्न करना है आंसर, है ना, इसके नीचे आ जाऊँगा मैं, यानी कि जब भी मेरा रो इक्वल्स टू n हो जाएगा मुझे रिटर्न करना है आंसर, ये मैंने बताया था। तो सिंपली सबसे पहला काम अपन ने यही किया है कि जब भी मेरा रो वहाँ पे आ गया, इसका मतलब यही कि कुछ ना कुछ पाथ बन गया है, मेरे पास कुछ ना कुछ एक वैलिड पाथ बन गया है, और उस वैलिड पाथ का मैंने सम रिटर्न कर दिया है। मिनिमम जो भी होगा वो ऊपर समझेंगे, ऊपर वाले नोट समझेंगे, बट मेरे तक जो सम आया मैंने उसको कर दिया रिटर्न ऊपर, ठीक है। ये ऑलराइट, यहाँ पे मैंने सम को कर दिया है रिटर्न। तो ये लाइन हो गई। अगली लाइन समझते हैं। अगली लाइन में मैंने लिखा है कि लेफ्ट बिलो राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट से क्या आंसर आ सकता है, राइट से क्या आंसर आ सकता है, और जस्ट बिलो से क्या आंसर आ सकता है, वो मैंने तीनों कॉल्स से मिनिमम आंसर जो भी आ सकता है वो मैंने निकालने के लिए क्या कर दिया, तीनों तरफ कॉल कर दिया है। तो लेफ्ट साइड पे कॉल में एक ही शर्त पे करूँगा कि अगर मेरा करंट नोड 0 हुआ, जैसे कि इस केस में मेरा करंट नोड क्या था, करंट कॉलम क्या था, मेरा करंट कॉलम था 0th, तो 0th कॉलम में मैं लेफ्ट साइड कॉल नहीं कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड से मेरे को इनफाइनाइट आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अगर मेरा कॉलम इक्वल्स टू 0 है तो मैंने क्या कर दिया, इनफाइनाइट दे दिया है, नहीं तो मैं कॉल कर दूंगा। अगर मेरा कॉलम 0 नहीं है, मेरा कॉलम कुछ और वैलिड चीज़ है, जैसे कि ये 1 कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो मैं लेफ्ट साइड दोनों केसेस में कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन केसेस में मैंने वही किया है, लेफ्ट का आंसर या तो होगा इनफाइनाइट या तो होगा एक वैलिड आंसर, ठीक है। ऑलराइट, जस्ट बिलो में तो मुझे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, मैं डायरेक्टली बिलो कॉल कर सकता हूँ। अगर बिलो जाने पे कभी मैं रोक के बाहर आ जाऊंगा तो वो ये वाले बेस कंडीशन में आ जाएगा। बात खत्म। अब बात करते हैं अपन राइट की। जैसे लेफ्ट के केस में हुआ है वैसे ही राइट के केस में भी होगा कि अगर मैं एच पे हूँ, अगर मेरी वैल्यू ये है n-1 है, मैं n-1th कॉलम पे हूँ, तो अब मैं राइट में कॉल नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं राइट में कॉल करूँगा तो मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा इनफाइनाइट, ताकि मैं उस पर्टिकुलर कॉल से जो भी आंसर आ रहा है वो नहीं लूँ, ठीक है। दैट्स वाई मैंने सिंपली यहाँ पे देखा है कि अगर मेरा करंट कॉलम n-1 है तो मैं अगर गलती से भी राइट में कॉल कर रहा हूँ तो कॉल नहीं करूँ, उसकी जगह मैं इनफाइनाइट ले लूँ। और अगर मैं वैलिड हूँ, वैलिड कब होऊंगा, जब मेरी वैल्यू n-1 नहीं होगी, जब कॉलम की वैल्यू n-1 नहीं होगी। और कॉलम की वैल्यू n-1 कब नहीं होगी, जब कॉलम होगा 0 या कॉलम होगा 1, n-1 के अलावा कुछ भी होगा तो यहाँ से अपन राइट साइड में कॉल कर सकते हैं, सिवाय इसके यहाँ पे कोई राइट साइड में कॉल नहीं है, इसलिए अपन को यहाँ से इनफाइनाइट देना है। ऑलराइट, तो अपन ने राइट भी समझ लिया। अब मैंने क्या देखा, अब मैंने यहाँ से तीनों का मिनिमम रिटर्न कर दिया है, मिनिमम ऑफ लेफ्ट, राइट, बिलो, और ये कर दिया है अपन ने रिटर्न। इससे अपना आंसर आ जाएगा। हमेशा डीपी के केस में सबसे पहले रिकर्सिव कॉल करना ही करना है। रिकर्सिव भले अपन को डीपी इजी लग रहा है, इस केस में आप देखोगे कि डीपी बहुत ईजी है, बट रिकर्शन से करना ही करना है। उससे क्या होगा, रिकर्शन भी हो गया रिवाइज, ठीक है, डीपी के लिए भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैंने यही किया कि यार अब भले से मेरे को आ रहा है समझ में, मेरे को समझ में आ रहा है कि डीपी से ही करना है इस क्वेश्चन को, बट स्टिल नहीं, मेरे को तो करना है रिकर्शन से। हाँ, टीएलई आएगा, टीएलई आ रहा है, इसका मतलब है कि दिस इज अ ग्रीन टिक ओनली। टीएलई मतलब कि ग्रीन टिक ही है, इसका मतलब है कि रिकर्शन से मैंने सही किया है, मेरा कॉन्सेप्ट है सही, बट मेरे को ऑप्टिमाइज करके रिकर्शन को कन्वर्ट करना है डीपी में। मेरा आंसर रॉन्ग आंसर नहीं आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है टीएलई। टीएलई मतलब कि मुझे रिकर्शन को अब डीपी में कन्वर्ट करना है, मेरे सोल्यूशन को करना है ऑप्टिमाइज, जो कि काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आपने रिकर्सिवली उसको सॉल्व कर लिया है तो।
क्योंकि रिकर्सिवली सॉल्व करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लग जाती है। तो अपन को क्या क्या चीज़ें दिख रही है, अपन उन चीज़ों को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट रो लूँ तो फर्स्ट रो में तो मैंने कुछ कॉल करा ही नहीं, मेरा आंसर यही होगा 213। फर्स्ट रो में तो मेरा आंसर 213 ही होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी अपन समझते हैं कि अपनी मैट्रिक्स सिर्फ यही है, 213 ही है। अगर अपनी मैट्रिक्स सिर्फ यही है तो अपने आंसर भी यही हो, इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ इन तीनों में से कोई एक निकाल लेंगे। अब अगर अपनी मैट्रिक्स की साइज हो गई 213 के नीचे 654 आ गया, तो अब वैलिड पाथ बनने के लिए क्या होगा, 6 तीन जगह कॉल कर सकता है, 6 तीन जगह कॉल कर सकता है। ये वाला कॉल तो वैलिड नहीं है, 6 कॉल करेगा 2 पे या 1 पे, इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा, है ना, इन दोनों में से ऐड करके। तो एक क्या बनेगा, अगर मैंने इस पे कॉल किया तो एक बनेगा 8, अगर मैंने इस पे कॉल किया तो एक बनेगा 7। मैंने मिनिमम ले लिया 7 और मैंने खुद को बना दिया 7, ठीक है, ओके। सिमिलरली मैं 5 पे आया, 5 ने 3 जगह कॉल किया तो 5 + 1, 5 + 2, 5 + 3, मुझे पता है मिनिमम बनेगा 5 + 1 से, जो कि होगा 6, तो मैंने खुद को बना दिया 6, ठीक है। अपन पाथ बनाते जा रहे हैं और मिनिमम पाथ जो भी बन रहा है उसको स्टोर करते जा रहे हैं। अपन को अब सारे पाथ से मतलब नहीं है। रिकर्शन के केस में अपन ने बनाए थे सारे पाथ, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, जो मिनिमम पाथ बनते जा रहे हैं अपन उसको ही लेते जा रहे हैं, है ना। मिनिमम पाथ बनते जा रहा है उसको लेते जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मिनिमम ही तो लेना है अपन को, है ना। सिमिलरली 5 के केस में भी क्या किया, 5 + 1, 5 + 3, इधर 5 + इन्फाइनाइट मान लो, तो 5 + 1 ईजी है, तो 5 + 1 नहीं था, यहाँ पे था 4 + 1, माय बैड, ये था 4 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा ये 5, ऑलराइट, 4 + 1 से आ जाएगा 5, ओके। नीचे गए तो ऊपर के तीनों चेंज हो गए। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर नोड 6 तक जो पाथ बन रहा है, इस पर्टिकुलर नोड लेट्स से 6 तक जो भी मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है, मैं उसी पाथ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ आगे भी, और उसकी वैल्यू है 7, वहाँ तक का सम है 7, ठीक है, वहाँ तक का सम है 7। सिमिलरली 5 के लिए भी, 5 तक जो पाथ बन रहा है जिसका सम मिनिमम है, उसका आंसर है 6। अब मुझे उसी को आगे ऐड करना है ना, मुझे मिनिमम से तो लेना देना है, मैं मैक्सिमम और जो दूसरी वैल्यूज है उन पर क्या को ध्यान दूंगा। तो मैंने मिनिमम पाथ का सम हर जगह स्टोर कर लिया है खुद में, ओके। मैंने सिमिलरली 7 से 3 कॉल करे तो 7 को 6 मिल गया है, तो इसका आंसर 13 है। सिमिलरली 8 से कॉल करे 8 को 6 मिल गया है, तो इसका आंसर है 13। सिमिलरली 9 से 3 कॉल करे, यहाँ पे इनफाइनाइट है मान लो, तो 9 को मिल जाएगा 5, इसका आंसर है 14, ऑलराइट। तो अब क्या करेंगे अपन, इन तीनों में से आखिरी में अपन को मिल जाएगा लेट्स से इधर मिलेगा 13, इधर बीच में मिलेगा 13 और इधर मिलेगा 14। तो आखिरी में इन तीनों में से अपन को जो भी मिनिमम आएगा अपन उसको कर देंगे सिंपली रिटर्न, ठीक है। एक सेकेंड देना मेरे को, ऑलराइट। अब अगर अपन जाते हैं इस इधर की तरफ, तो अपन को यहाँ पे दिख जाएगा इसका आउटपुट भी 13 ही है, ओके, सिंपल इज दैट। ये अपन आ गया। अब अपन इसको समझते हैं, इसको डीपी में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये तो सोल्यूशन था, एंड आपको दिख रहा होगा कितना सिंपल सोल्यूशन है इसका, ठीक है। अब इसको अपन डीपी में समझते हैं, ऑलराइट। अभी कोड एकदम से मत देखो इतना सारा, एक एक लाइन करके अपन समझते हैं। थोड़ी सी साइज बढ़ा दूंगा, ऑलराइट। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने आंसर एक वेरिएबल बना लिया है जिसको इंट मैक्सिमम दे दिया है, सिंपल एज दैट। और उसके बाद में मैंने n निकाल लिया है, फिर बना दिए मैंने एक डीपी, ऑलराइट। डीपी मैंने बना दिए ऑफ साइज n, सबको मैंने ऑफ साइज n, सबको इनिशियली मैंने मैक्सिमम वैल्यू दे दी है, इंट मैक्सिमम। फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, क्योंकि अपन ने जिस हिसाब से कोड लिखा है उसमें डजेंट मैटर कि मैंने इनिशियल वैल्यू क्या दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने लूप चलाई है, मैं चाहता हूँ हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मैं कॉल करूँ, इसके लिए मैंने i क्रॉस j की एक चला दी है लूप, ऑलराइट, ओके। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया था कि जो नंबर 1 रो है वो किसी को कॉल नहीं कर सकती है, जो फर्स्ट रो है वो ऊपर किसको कॉल करेगी। तो उस केस में जब भी मेरा i = 0 हो जाएगा, मैं चाहता तो ये क्या था, ये होता है इनिशियलाइजेशन, डीपी में इनिशियलाइजेशन होता है ये। तो जब भी अपन चाहे तो ये वाला पर्टिकुलर काम अपन बाहर कर सकते हैं, या कोई इसके लिए अपन एक सेपरेट लूप बना सकते हैं। रादर देन दैट व्हाट आई डिड इज, मैंने इनिशियलाइजेशन को सीधे के सीधे अपनी इस i क्रॉस j लूप के अंदर ही डाल दिया है।
तो आई इक्वल्स टू 0 के लिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है डी ऑफ आई ऑफ जे इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे, सिंपल एज दैट। अगर मेरा मैं 0th रो पे नहीं हूँ तो अब मैं निकाल सकता हूँ आंसर, अब मैं ऊपर वाली रो में से कुछ ना कुछ कर सकता हूँ सिलेक्ट। तो दैट्स वाई इन द एल्स स्टेटमेंट व्हाट आई डिड इज एंड व्हाट वी हैव टू डीड इज, सबसे पहले तो ना मेरे पास 3 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, 3 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, जिसमें मुझे पता है कि अगर मैं राइट एज पे हूँ तो मुझे दिक्कत है, मैं राइट एज पे नहीं ले सकता हूँ। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको कि ना यहाँ पे मेरे पास 3 पॉसिबल आंसर हो सकते थे हर जगह, है ना। अगर मैं राइट एज पे हूँ, मैं सॉरी लेफ्ट एज पे हूँ, तो मैं ये वाला आंसर नहीं ले सकता हूँ। अगर मैं राइट एज पे हूँ तो मैं ये वाला आंसर नहीं ले सकता हूँ। बट हर केस में मैं मेरे जस्ट ऊपर वाला आंसर ले सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने आते से ही बोल दिया कि यार मैं तू डीपी जो मैं अब मैं बनूंगा, अब जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरे जस्ट ऊपर वाला ही होगा, मेरे जस्ट ऊपर वाला ही होगा। अब राइट और लेफ्ट अगर पॉसिबल हुए तो मैं उन दोनों को भी लूंगा और मिनिमम ले लूंगा उन दोनों में से जो जो आ रहा है। तो मैंने क्या बोल दिया, अभी तो मैंने खुद को जस्ट ऊपर वाले से इनिशियलाइज कर दिया। अब उसके बाद में मैंने देखा कि अगर मैं लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट नहीं हूं तो मैं हो जाऊंगा मिनिमम ऑफ खुद, है ना, मिनिमम ऑफ खुद, क्योंकि मैंने क्या कर दिया जस्ट ऊपर वाले से खुद को इनिशियलाइज कर दिया है ना। मिनिमम ऑफ जस्ट ऊपर वाला, है ना, मिनिमम ऑफ ये डीपी ऑफ आई ऑफ जे में बेसिकली अपन ने जस्ट ऊपर वाले की वैल्यू स्टोर कर रखी है। मिनिमम ऑफ जस्ट ऊपर वाला या लेफ्ट वाला, ठीक है, जस्ट ऊपर वाला या लेफ्ट वाला, मिनिमम ऑफ ये निकाल लिया, ठीक है, डन। उसके बाद मैंने एक और स्टेटमेंट लगाया। यहाँ पे अपन इफ यूज करना है, अपन एल्स यूज नहीं कर सकते, क्यों मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है। मैंने लिखा है जे नॉट इक्वल्स टू n - 1। अगर मैं राइट मोस्ट एलिमेंट नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगा, अभी तक जो जो पॉसिबल बना होगा, अगर ऊपर वाला या अगर लेफ्ट वाला भी मुझे मिला होगा तो ये, बट अभी तक जो भी मेरा आंसर बना है या तो मैं वो हूँ या तो मैं राइट वाला हूँ, जो भी मिनिमम बनेगा मैं वो हूँ, ठीक है। ये हुआ और आखिरी में मैंने खुद की मैट्रिक्स की जो वैल्यू थी, जो लेट्स से मैंने क्या किया, 5 से ये 3 कॉल करें, जो भी मेरे पास आंसर आया वो 3 कॉल करे तो मिनिमम आ जाएगा मेरे पास 1 1 + 5, तो मैट्रिक्स ऑफ आई +5 में यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ, बात खत्म। फिर अपन ने क्या किया, जो लास्ट रो होगी, जैसे अपन ने यहाँ देखा था कि जो थी अपनी ये लास्ट रो जिसमें आंसर आता है 13 13 14, इनमें से अपन को निकालना है मिनिमम। तो मैंने एक मिनिमम एलिमेंट करके फंक्शन होता है, ये यूज़ किया है। आप चाहो तो इसको सिंपली लूप से भी निकाल सकते हो मिनिमम एलिमेंट लास्ट पर्टिकुलर रो में से। मेरा ये आंसर वेरिएबल तो आई डोंट थिंक सो कहीं काम आया है, ऑलराइट, ठीक है। तो वो आंसर वेरिएबल तब काम आता जब मैं लास्ट रो को इटरेट करता और वहाँ से आंसर निकालता तो, बट अपन ने ऐसा नहीं किया है। तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ आंसर फ्रॉम द लास्ट रो निकाल के करना है अपन को रिटर्न। ये एक पॉइंटर रिटर्न करता है मिनिमम एलिमेंट फंक्शन जो है C++ में, तो इसलिए मैंने इसके आगे लगा दिया स्टार, एंड इट इज सिंपल एज दैट। अब मैं आपको ये बोल रहा था कि यहाँ पे इफ एल्स नहीं लिखना है, इसको अपन समझते हैं क्यों नहीं लिखना है, ठीक है। इफ एल्स इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि अगर मेरा सिंगल एलिमेंट ही होता और मैं अगर ऐसे लिख देता इफ 0 पे हूँ तो राइट वाले को कॉल कर दो, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता। मेरे को इसके लिए अलग चेक करना पड़ेगा और इसके लिए अलग चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक ये स्पेशल केस बन रहा है मेरा जिसके अंदर जिसका साइज सिर्फ 1 है। तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को सेपरेटली चेक किया है, इसको अलग चेक किया इफ स्टेटमेंट से, इसको अलग चेक किया इफ स्टेटमेंट से। मैंने यहाँ पे इफ एल्स इफ कुछ नहीं लगाया, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। अब अगर अपन करें इसको सबमिट करें और अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें, तो जो ऑप्टिमाइज कोड है इसके अंदर अपन ने क्या किया है, आई क्रॉस जे का लूप चलाया है ना, आई क्रॉस जे का लूप चलाया है। एक लूप चल रहा है अपना n तक, सेकेंड लूप भी चल रहा है अपना n तक, और इन दोनों लूप के अंदर सिर्फ इफ एल्स स्टेटमेंट ही है, तो कुछ हैवी कुछ टास्क नहीं किया अपन ने इसके अंदर। तो अपना टोटल आंसर आ जाएगा n क्रॉस n। तो डीपी से अपना आंसर आ रहा है n क्रॉस n। व्हेन वी टॉक अबाउट रिकर्शन, तो हर एक पर्टिकुलर नोड से अपन 3 कॉल कर रहे हैं, है ना, हर एक पर्टिकुलर नोड से अपन 3 कॉल कर रहे हैं टिल मतलब नीचे जाने तक, है ना। तो डीपी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना भी काफ़ी ज़रूरी है, ऑलराइट, समझते हैं। तो एक ट्री बनेगा, एक नोड से मैंने करे 3 कॉल, ये नोड से मैंने करे 3 कॉल, है ना, अप टिल डाउनवर्ड्स। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, सबको समझ आ जाएगा, ऑलराइट। एक ट्री बनेगा, ऊपर वाले नोड से मैंने करे 3 कॉल, इस नोड से मैंने करे 3 कॉल, ये चलते जाएगा और मेरा टोटल ये हाइट हो जाएगी n, ठीक है, मेरी टोटल हाइट है n। तो बेसिकली मैंने कितने कॉल करे हैं इसमें, n⁻³ कॉल्स करे, n⁻, नहीं सॉरी माय बैड, 3⁻n कॉल्स करे, 3⁻n कॉल्स करे, हाँ
इस केस में मैंने 3 टू द पावर n कॉल्स करे. बेसिकली होता है नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स टू द पावर ऑफ हाइट. तो इस केस में अपन ने कॉल करे 3 टू द पावर n. ऑलराइट, आई डोंट थिंक सो मैंने टाइम कॉन्स्टेंट निकालने में कोई गड़बड़ करी है. अगर अपन इसकी हाइट 1 ले, ठीक है, अपन इसको समझ लेते हैं. अगर अपन इसकी हाइट 1 ले तो अपने टोटल कॉल कितने हुए, 3 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 3. अगर अपन इसकी हाइट 2 ले तो अपने टोटल कॉल कितने हुए, 3 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 9. तो अपन चेक कर लेते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं. ठीक है, एक हाइट पे तो 3 कॉल है, दिख गया. दूसरी हाइट पे ये 3 कॉल करेगा, ये 3 कॉल करेगा और ये 3 कॉल करेगा. मतलब बेसिकली ये तीनों के तीनों नोड 3 कॉल करेंगे. तो आंसर इज 3 टू द पावर n एंड दिस इज करेक्ट. तो रिकर्शन के केस में 3 टू द पावर n आंसर आ रहा है अपना मिनिमम, और ऑप्टिमाइज केस के अंदर अपना आंसर आ रहा है जो अपन ने देखा अभी n². ठीक है, सो दिस वाज द सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट. और कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, यू फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स. So thank you everyone. Don't forget to leave a like. Also subscribe if you haven't done it yet. Bye bye everyone.